नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आज मेरे गेस्ट हैं रविंद्र पंचोली सर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन रिजल्ट हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का असेंबली इलेक्शन जो हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। सर, मेरे को मेरे उड़ते हुए तोते ने खबर दिया था कि राहुल गांधी ने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, और उसको लोन के लिए मोदी जी ने ओके कर दिया है। लेकिन हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा की जो लोग हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम अपने यहाँ पे जमीन नहीं देंगे जलेबी की फैक्ट्री लगाने के लिए। तो उसके बाद फिर वो और उसकी बहन, ये खबर आई है, बहुत अंदर खाने की खबर है और शायद लोगों को पता नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के दोनों इंडिया के बाहर है आज इलेक्शन का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि आप आज का जो रिजल्ट आया है जिसमें क्लीन स्वीप हुआ है, बीजेपी ने किया है हरियाणा में, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर जम्मू कश्मीर के बारे में हम इस सेगमेंट के बाद में आएंगे। देखिए, राहुल गांधी की जो बात की है आपने, तो सबसे पहले बता दूं मैं दिल्ली में रहा हूँ 82 टू 89 तक। और मैं गुड़गांव जाता था तो कापासेड़ा है जगह जहाँ मारुति की फैक्ट्री है। वहाँ एक बहुत बड़ा जलेबी की शॉप थी। वो जलेबी नहीं, जलेबा बनाता था, इतने बड़े बड़े। तो शायद मतलब भगवान ने सुन ली कि कहीं फैक्ट्री डाल दी राहुल गांधी ने, तो मेरा क्या होगा। तो राहुल गांधी मशीन लेने गए तो है, बाहर गए हैं सूरत से, फिर हाँ कोई हाँ। नई फंडिंग करवा के आएंगे, फिर नई कोई टूल किट लेके आएंगे, क्योंकि उनकी सारी टूल किट तो फेल हो रही है। अब सही जहां बात तक हरियाणा का सवाल है, मैं जाट भाइयों को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना भड़काने के बाद मतलब कौन सा कार्ड कांग्रेस ने नहीं खेला। किसानों का फर्जी आंदोलन खड़ा करा, पहलवानों को फर्जी खड़ा किया। मतलब मुसलमान हिंदू को बांटने की, मुसलमानों को तो खैर वो नूह वाला जो उनका है वो तो है ही है। है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदुओं को बांटने की पूरी कोशिश करी। इस चुनाव में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो रीजनल पार्टी है वो टोटली खत्म हो गई। दुष्यंत चौटाला ने जो ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की थी बीजेपी को कि भाई हमको ये दो, आप इतनी सीटें दो, ब्लैकमेलिंग के लिए आगे झुकी नहीं, और दुष्यंत चौटाला पूरे साफ हो गए। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जमानत जब्त करवाने का। अभी तक सबसे ज्यादा किसी की जमानत जब्त हुई है तो आप पार्टी के कैंडिडेट की। तो आपके अरमानों पे भी घड़ों पानी फिर गया है। दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी परिवारवाद के वंशवाद का अंत हो गया है। चौटाला का पूरा परिवार खत्म हो गया है, और अब किसी का वहां परिवारवाद चलेगा नहीं। हरियाणा के लोगों ने बहुत समझदारी से विकास को चुना है। जो एक फॉल्स नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी कि जाट खिलाफ है, ये खिलाफ है, वो खिलाफ है, कोई खिलाफ नहीं रहा। हिंदू एकजुट हो गया। सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट निकल के आया है कि अब हिंदू समझ गया है कि हमको बांट कर ये लोग जीतते हैं और फिर हमारे ही ऊपर जुल्म होता है। ये बात हिंदुओं को हरियाणा में समझ में आ गई है। और इसके पहले एक वो तथाकथित वो सलीम भाई जो है हमारे, योगेंद्र यादव जी, वो तो खम ठोक के कह रहे थे कि मैं यहाँ राजनीति में आने से पहले चुनाव विश्लेषण करता था। मुझसे लोगों ने पूछा कि भाई कांग्रेस का क्या, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी। फिर के नहीं, फिर दोबारा किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि 2/3 बहुमत से आएगी। फिर तीसरी बार किसी ने पूछा तो मैंने कहा सुनामी आएगी। आज वो सुनामी उनको बहा के पता नहीं कहाँ ले गई है, उनके पते नहीं है योगेंद्र यादव के। ऐसे ही किसान आंदोलन में उन्होंने यूपी में कहा था कि हमने पिच खोद दिया, इनको अखिलेश को बैटिंग करना नहीं आया। हुडा एंड कंपनी का भी पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। उनकी जो मोनोपोली थी हुडा की, वो पूरी खत्म हो गई है। अब हुडा कंपनी का जो है, बाप बेटे को किसी एक को जेल जाने की तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि जांच तो होगी। अब ये है कि सेठी जो मुख्यमंत्री रहते हैं या कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, वो बड़ी देखने की बात होगी। हरियाणा में एक फायदा और हुआ है, अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक एक नारकोटिक्स का जो पूरा रास्ता है वो पूरा तैयार हो जाता, पूरा बर्बाद हो जाता भारत। तो यहाँ पे ये क्या बैरियर लग गया है, पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा बैरियर का काम कर रहा है। कांग्रेस की और आपकी पूरी कोशिश थी कि नारकोटिक्स का जो ड्रग्स का धंधा है वो वाया हरियाणा बिल्कुल
मतलब निर्बाध रूप से चलता रहे, उस पर रोक लग गई है। अब ये ड्रग्स का जो धंधे करते हैं पंजाब में वो धरे जाएंगे, फर्जी किसान एक्सपोज हो गए। जी सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे एक नैरेटिव सेट किया गया था जवान किसान और पहलवान, वो तो यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आया है, लेकिन क्या आपने जैसे कहा कि हिंदू अब एक हो गया है, हिंदू को समझ में आ गया है, राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो करते हैं और वहां पे जाके लोगों से मिलते हैं, अपने स्पीचेस देते हैं, उनके वहां पे कॉन्फ्रेंसेस होती है जहां पर कि पेड लोगों को बुलाया जाता है क्वेश्चंस पूछने के, क्या इस चीज ने भी कहीं पर हरियाणा इलेक्शन में इसका फर्क पड़ा है, इसका कोई असर हुआ है? देखिए, एक बात तो असर तो हुआ है निश्चित तौर पे। आप हम कितने खिलाफ हो, मैं आपके खिलाफ हो सकता हूँ, आप मेरे खिलाफ हो सकते हैं, पर जहां देश की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में विचार पहुंचता है कि अगर देश के खिलाफ ये आदमी बोल रहा है तो ये आदमी ठीक नहीं है। आप करेक्ट। मोदी जी की खुलेआम आलोचना करिए, उनकी नीति की आलोचना करिए, हम्म। आप मेरे देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आप चीन से कंपैरिजन कर रहे हैं कि चीन में मतलब आपका रोजगार बढ़ रहा है, और उसी दिन छपा था कि 45% वहां पे बेरोजगारी बढ़ी है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये सारे इनके जो नैरेटिव इन्होंने चलाए थे वो सारे फेल हो गए हैं। किसान वाला तो फेल हो गया, फर्जी किसान सारे एक्सपोज हो गए, पहलवान नौंदे मुंह अखाड़े में गिरे पड़े हुए हैं, और जवान जो अग्निवीर के खिलाफ ये चलाना चाह रहे थे कि अग्निवीर की स्कीम फेल हो जाए और हरियाणा के लोग भड़क जाए, वो सारा भी फेल हो गया। तो अब ये अग्निवीर को इसमें बूस्ट मिलेगा। फर्जी किसान अब अगर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। और पहलवान तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, अब पहलवानों का कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने जितनी इज्जत कमाई थी इस चुनाव में, चुनाव लड़के इज्जत गवा दी। सॉरी। सर सबसे बड़ा शॉकिंग तो रहा है विनेश फोगाट का जीतना, मतलब स्टार्टिंग में तो था कि वो ट्रेल कर रही है और एंड में आकर के जीत के, तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब उसका वेलकम जिस तरीके से हुआ था एयरपोर्ट पे जाकर के, और जिस तरीके से लोगों ने वहां पे उसको हाथों हाथ लिया था, और बीच में ऐसा भी हुआ, मतलब उसने कितना झूठ बोला कि मोदी जी ने फोन नहीं किया, फिर कहती हाँ मोदी जी ने फोन किया था लेकिन मैंने उठाया नहीं। दिस वॉज अ टोटल डिसरिस्पेक्ट टू द चेयर, नॉट टू मोदी बट इट वॉज टोटल डिसरिस्पेक्ट टू द चेयर। लेकिन उसके बाद फिर वो ट्रेल करते करते जीत गई, उसका कुछ असर होगा क्या कांग्रेस के लिए? नहीं, कोई असर नहीं होगा विनेश फोगाट की, मतलब हो सकता है जाटों को लगा होगा कि हमारी बेटी है, चलो जीत के जिता के भेज देते हैं। अदरवाइज विनेश फोगाट का तो रेपुटेशन का जहां तक सवाल है, टोटली धूल धूसरित हो चुकी है। उनके कोई सम्मान तो बचा नहीं है, किसी उनकी खुद की फ्रेटर्निटी में सम्मान नहीं बचा है। करेक्ट। इन्होंने चंडीगढ़ में एक दिन में 2 कुश्तियां लड़ी थी, आपको पता होगा। 50 हम्म। किलोग्राम की और 52 किलोग्राम की इन्होंने खूब हंगामा मचाया था 5 घंटे तक। ये किसी पहलवान को ऐसा मौका नहीं दिया कि आगे आप एक ही दिन में 2 कैटेगरी में कुश्ती लड़े। इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, पर्सनल ट्रीटमेंट दिया गया। इसके बाद इस लड़की ने इतना झूठ बोला, बीजेपी और मोदी जी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। मुझे तो लग रहा था कि ये हार जाएगी, पता नहीं किस्मत अच्छी होगी, इसके ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे जो जीत गई है। सही बात है। सर हरियाणा एक ह्यूज स्टेट है जहाँ पे गुरुग्राम जैसी हाईटेक सिटी के साथ में झज्जर जैसा गांव भी है, तो वहां पे आरएसएस से एक नाराजगी थी बीजेपी की, जो कि यूपी इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा खबर उड़ी थी कि आरएसएस और बीजेपी जो है ईस्ट और वेस्ट उसमें हो गए और उनके बीच में कोई तारतम्य नहीं है इस समय। लेकिन आपको क्या लगता है कि हरियाणा जैसे स्टेट में आरएसएस एक्टिव हुई है? देखिए, आरएसएस और बीजेपी के बीच में काफी दरार चौड़ी हो गई थी। वो हम्म। मोहन भागवत के पर्सनल एम्बिशन के कारण। मोहन भागवत हम्म। को ये लगता था कि भाई मेरे दरवाजे पे सारे जो भी है वो आके सलाम ठोकना चाहिए। पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा मोदी जी कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए। हम्म। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आरएसएस की कभी नहीं पटी, क्योंकि उनका कद आरएसएस के लोगों से कहीं ज्यादा बड़ा था, पार्टी से बड़ा कद अटल जी का था। ऐसे ही आज की डेट में मोदी जी का है। आरएसएस को यह है कि हम जो कहें वो होना चाहिए।
अभी बीच में जो मीटिंग हुई थी मोदी जी की और आरएसएस के लोगों की सारी, उसमें यह तय किया गया था कि संगठन के कार्यों में सिर्फ आरएसएस हस्तक्षेप करेगा, सरकार के कार्यों में आरएसएस की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। और असल में आरएसएस के पीछे जो भड़काने के पीछे है, नितिन गडकरी जी का दिमाग काम कर रहा है। नितिन गडकरी जी लगे हुए हैं 2013 से कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इनकी कंपनी पे आरोप नहीं लगते तो ये अध्यक्ष बने रहते और कभी भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट नहीं बनते। इनकी और नीतीश कुमार की मीटिंग हुई थी, इन्होंने इसमें अश्योर किया था कि मैं नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बनने दूंगा। आप देखते हैं कि आजकल इनका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है। बिल्कुल। अब ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ से केंद्र से हटा के महाराष्ट्र में भेज दिया जाए। नितिन गडकरी को इस बार वोट काफी कम मिले हैं। बीजेपी अगर सपोर्ट नहीं करती, नितिन गडकरी मास लीडर कभी नहीं रहे हैं। ये जरूर है कि आरएसएस के है लाडले बेटे हैं, लाडला बेटा गोदी में लेटा वाला हिसाब है आरएसएस का। अदरवाइज नितिन गडकरी कभी मास लीडर नहीं रहे, शुद्ध व्यापारी आदमी है। और इनके पीछे आप ये बताइए कि कौन सा विपक्षी दल था जिसने कहा था कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर खाने इन्होंने कहीं हाथ मिला रखा था। इनको लग रहा था कि 190-200 सीटें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी और मैं कंसेंसस कैंडिडेट बन जाऊंगा। तो इनके अरमानों पे पानी फिर गया। तो अब ये टोटली फ्रस्ट्रेशन में, अब चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं तो ये बकवास करके इस तरह से प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ केंद्र से हटा के आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दो। जबकि ये महाराष्ट्र में अपने दम पे नागपुर में भी पूरी विधानसभा की सीटें नहीं जितवा सकते हैं। मैं तरुण भारत में सीईओ रहा हूँ, मुझे मालूम है, ये मेरे डायरेक्टर रहे हैं कि अच्छा। इनका, हाँ, ये उस समय वहाँ पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे महाराष्ट्र सरकार में और तरुण भारत के डायरेक्टर भी थे। वर्कर बहुत अच्छे हैं, मतलब आप मैनेजर कह लीजिए, वर्कर नहीं कहिए, मैनेजर बहुत अच्छे हैं। आज अगर ये कहते हैं ये काम जो कर रहे हैं, अगर मोदी जी ने इनको छूट ना दी हुई होती तो क्या ये काम कर पाते क्या? आज योगी जी का से कंपैरिजन लोग मोदी जी का करने लगे हैं। अगर योगी जी की पीठ पे मोदी जी का हाथ नहीं होता तो क्या योगी जी इतना फ्री हैंड से काम कर पाते थे? ये जो एक पैन इंडिया है जो ये फॉल्स नैरेटिव चलाने की कोशिश करता है, मोदी को डिमोनाइज करने की कोशिश करता है, ये सारा जो है आरएसएस का और उसका ये था। आरएसएस को अब बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि आपकी सीमा रेखा ये है, आप इसको क्रॉस मत करिए, और हमारी सीमा रेखा ये है। देखिए, जड़ और पत्ते, पत्ते झड़ सकते हैं, डालियां कभी अलग नहीं हो सकती, फिर टूटेगी, फिर नहीं आएगी। तो बीजेपी अब खुद के दम पर इतनी मजबूत हो चुकी है। आज अगर बीजेपी फंडिंग रोक दे तो आरएसएस का क्या हाल होने वाला? फंडिंग तो जो आरएसएस को जाती है बीजेपी से जाती है, बीजेपी के माध्यम से फंडिंग होती है। तो ये इस बार काम किया है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि 29 की 29 सीटें जीती थी। इसलिए जीती थी कि शिवराज सिंह उनके मनपसंद कैंडिडेट थे। उनको लगा कि मध्य प्रदेश में जिता देंगे और बाकी जगह हार गए तो अगर गडकरी पे बात नहीं बनी तो शिवराज सिंह चौहान को हम लोग आगे कर देंगे, और इनके सारे सूबे फेल हो गए। मोहन भागवत जी को मेरी ये सलाह है कि सर, आप अपने सीमा रेखा में रहे। आपके उतनी हैसियत नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकें। आप अपने दम पे 1000 वोट इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। संघ में ही इनके बोलने पर कई लोग नाराज हैं। मोहन भागवत के पिछले 9 साल से ये लगातार बने हुए सरसंघ चालक। तो मेरे ख्याल से अब इनको निवृत्ति ले लेना चाहिए और किसी समझदार व्यक्ति को हैंडओवर कर देना चाहिए। राइट सर, डेंट मारने वाले सब जगह होते हैं। यूपी में भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें डेंट मारने का अंदर से ही जो है चोट की गई थी, इसलिए हम लोग का यूपी में जो लोकसभा में जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक रहा है। मैं कमिंग बैक टू हरियाणा इलेक्शन, सर, शैलजा कुमारी ने क्या डेंट लगाया है? बिल्कुल लगाया, शैलजा कुमारी ने लगाया। उनको चुनाव लड़ने की बड़ी इच्छा थी, उनको उनसे पूछा नहीं गया
उनके कैंडिडेट किसी को टिकट नहीं मिला। तो शैलजा कुमारी इतने दिनों से काम कर रही थी, सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट की वो मेंबर रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो डेंट लगा है। हुड्डा जी ने अपनी बहुत दादागिरी चलाई, अब ओंधे वो गिरे हैं, तो अब हुड्डा जी का भी रेट कम हो जाएगा। हो सकता है शैलजा कुमारी को अब कोई बड़ा पद मिल जाए कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस का पूरा प्रभार उनको सौंप दिया जाए। सर ये जो सीएम की कुर्सी है ना, इसमें ऐसा फेविकोल और शहद बन के लगा हुआ है ना, जो सारे के सारे केजरीवाल हैं वो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। हुड्डा जो है आज उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि अब वो बेहोश हुए तब वो बेहोश हुए। उनको तो लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बीमार से एकदम से लग रहे थे। उनको शायद डर लग रहा था, कहीं जेल का डर है, ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, पता नहीं किस चीज का डर है, बट ही वॉज एब्सोल्युटली डाउन, बिल्कुल। और शैलजा कुमारी को भी जो है ये था कि उनको भी सीएम की कुर्सी बहुत प्यारी है, तो उसके लिए भी उन्होंने डेंट लगा ही दिया है। और हमारे यहाँ यूपी में भी केशव प्रसाद मौर्य जी रहे हैं, तो उनको भी सीएम की कुर्सी का शहद जो है वो चखने का मन था। लेकिन ठीक है। सर मैं अब इस पे आऊंगी कि अनिल विज जी का कई बार इंटरव्यू आया और उन्होंने बहुत खुलकर अपने मंशा जो है वो बता दिया है। मेरा एक क्वेश्चन, आपकी प्रिडिक्शन, आपकी प्रोफेसी, क्या अनिल विज सीएम बन सकते हैं हरियाणा के? कतई कतई नहीं। राइट। तो उनकी अब जगह पे सीएम फेस आप किसको देखते हैं? और देखिए, रीजन क्या है कि वो नहीं बनेंगे? ये बताइए पहले कि अ, रीजन क्या है। नरेंद्र मोदी का एक सरप्राइज एलिमेंट तो रहता ही है। आप कयास लगाते रहिए और कोई एक सरप्राइज कैंडिडेट निकल के आता है। राजस्थान देख हम्म। लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान में फर्स्ट टाइमर सीएम बन जाएगा। गुजरात में भी यही हुआ था। मध्य हम्म। प्रदेश में मोहन यादव को किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ में साई जी तो बेचारे बिल्कुल बैकड्रॉप में थे, हम्म। पर उन्होंने उनके काम का उनको बहुत फायदा मिला। उन्होंने आदिवासी इलाकों में बहुत काम किया था, इसलिए उनको साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये एक जो आपकी ग्रास रूट लाइन है, वहां पे मैसेज है कि आप काम करते रहे, हम लोग देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं या नहीं। आप ये मत हम्म। सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं हम लोगों को पता नहीं। तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। अब देखिए क्या होता है हरियाणा में, पर अनिल विज तो नहीं बनेंगे, ये पक्की बात। हम्म। अब वहां आपसे पर भी मैं सर। एक बात कहना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर हम लोग छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पे कई लोगों ने बड़ा टिप्पणी की है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से आतंकवाद से ग्रसित रहा है। ये पहली बार है बिना किसी मार काट के, बिना एक भी गोली चले, बिना किसी के अपहरण हुए चुनाव हुए हैं। और बिल्कुल। अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो बीजेपी को 25% वोट मिले हैं, नेशनल हम्म। कॉन्फ्रेंस को 30% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 12% वोट मिले हैं। और हम्म। सबसे बड़ी बात, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, किश्तवाड़ जिला जो है वो सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित रहा है। वहां हम्म। से बीजेपी की 29 साल की शगुन परिहार 500 से ज्यादा वोटों से जीतकर आई है। वो मुस्लिम बहुल एरिया है। हम्म। ये अचीवमेंट है। आज नहीं, 10 साल बाद बीजेपी की फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनेगी। मोदी जी गरम गरम करके खाने में विश्वास नहीं रखते हैं। और आप, मोदी जी को पता था कि उनकी सरकार नहीं बनेगी, हाँ इसलिए हाँ। उन्होंने एलजी को इतनी पावर दे दी है कि एलजी की मर्जी के बगैर जे&के में पत्ता भी नहीं खड़क सकता है। आप मुख्यमंत्री का टैग लगा के घूमे, सरकारी सुविधाओं का लाभ लें, डिसीजन मेकिंग में एलजी की परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एलजी ने दिल्ली में केजरीवाल के पर कतर करके रखे हुए हैं, और जब उनका मन होता है एक पंख धीरे से बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा केजरीवाल फड़फड़ाता है, उसके बाद वापस वो क्लिप कर दिया जाता है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी किया गया है। सर मुसलमान जो है वो एक मुश्त होकर के बीजेपी के अगेंस्ट में वोट देते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर। जम्मू में कश्मीर का जो रिजल्ट आया वो तो एक्सपेक्टेड था कि वहां पे नहीं आ सकती है बीजेपी किसी भी तरीके से। जम्मू में क्या मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है? नहीं, देखिए, बीजेपी की एक सीट कम हुई है जम्मू एरिया में। पिछली बार 30, इस बार 29 आई। हम्म।
मेरा ये मानना है कि 60% हिंदू आज भी, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, सनातनी हैं हम लोग, बिल्कुल। पर हमारे लालच और स्वार्थ के कारण हम लोग इस दशा में पहुंचे हैं कि मुसलमान थोक के भाव में वोट देते हैं और हमारा हिंदू कैंडिडेट हार जाता है। हिंदू बहुल इलाके में हिंदू कैंडिडेट हारता है। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में आप मुसलमानों को पैम्पर करना बंद कर दीजिए। मोदी जी का ये सबका साथ सबका विकास का फार्मूला टोटली फेल है, बेकार है। आप कांग्रेस की राह पे चलिए कि हम जिसका वोट उसका हम साथ देंगे, जिसका साथ उसका विकास। जिसका साथ उसका विकास। आधे हिंदू इसलिए नाराज है कि जब आपको मुसलमान वोट नहीं दे रहे तो आप मुसलमानों को पेपर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इंद्रेश जी पिछले कई सालों से मुसलमानों को पटाने में लगे हुए, पता नहीं कितने करोड़ का फंड वो खा गए। 500 वोट इंद्रेश कुमार ने आज तक अगर बीजेपी को दिलवाया हो तो मुझे बता दें। पता नहीं कितने सम्मेलन करते रहे। आज सारा वोटिंग परसेंटेज निकलेगा तब आप देख लीजिएगा बूथ वाइज जो आएगा कि अगर 600 मुसलमान हैं तो 590 से ज्यादा वोट कांग्रेस या एनसी को गए होंगे और 10 में से 5 निर्दलीय को और 5 किसी समझदार मुसलमान ने दिए होंगे तो बीजेपी को दिए होंगे। तो बीजेपी पेपर क्यों कर रही है इन लोगों को? क्या वहां के मुसलमानों को ये सुरक्षा नजर नहीं आ रही? इतना विकास हुआ है, उनका बिजनेस बढ़ा, ये नजर नहीं आ रहा है? देखिए, हम धर्म के मामले में बड़े सुविधा भोगी है, हम अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान का वो कर लेते हैं। कह रहे भगवान ने थोड़ी बोला है कि नहा के पूजा करना, भगवान थोड़ी कहता है कि भूखे रहना है, व्रत करने का भगवान ने थोड़ी बोल रहा है, ये तो पंडितों ने जबरदस्ती का चला रखा है। हम जब अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं है, हम अपने ईमान के प्रति कट्टर नहीं, मुसलमान अपने, देखिए एक आवाज अगर मुसलमान दीन के नाम पे निकलता है, सारे मुसलमान मतभेद भूल के एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी जाट समुदाय के प्रतिनिधि गाली देते या किसी जाट के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो तो पूरा जाट समुदाय खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर हिंदुओं को गाली देते हैं, किसी हिंदू संगठन की एक क्यों करके आवाज नहीं आती। ये मेरा सबसे ज्यादा विरोध, ये जो प्रवचन करता है, जो लाखों करोड़ों रुपए प्रवचन के लिए लेते हैं और लोगों को वहां पर नचवाते हैं, ये अपने आश्रमों में हथियार की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हैं कि हथियार उठाए बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कब तक डिफेंसिव रहेंगे? आपकी दीवार पीठ से लगने को आ गई है, कहां जाएंगे आप? मुसलमानों के 57 देश है, क्रिश्चियनों के पता नहीं कितने देश है, हिंदुओं का तो एक ही देश है। हिंद महासागर में जाके डूबने के अलावा आपके पास क्या चारा बचता है? ये हिंदू जब तक नहीं समझेगा, ये इसी तरह से मुसलमानों के वोट पे कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जीतती रहेंगी और हिंदू बाद में पछताता रहेगा। कर्नाटक में पछता रहा है, हिमाचल में पछता रहा है, और अब ये यहाँ पर कश्मीर में तो खैर एलजी बैठे हैं इसलिए पछताएगा नहीं। अब देखते हैं महाराष्ट्र में नितिन गडकरी पूरी सेंध लगाने के चक्कर में है, और एक ये जो अभी नया फर्जी यति खड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नरसिम्हा राव, यति नरसिम्हानंद, ये टोटली फर्जी है। ये समाजवादी पार्टी का खड़ा हुआ पिट्ठू है और हमेशा आप देखिए चुनाव के टाइम कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करता है। बिल्कुल, हर बार चुनाव के टाइम कंट्रोवर्सी करता है, मुसलमान इकट्ठे हो जाए और हिंदू फिर बढ़ जाए। बिल्कुल। तो ये ऐसे जो फर्जी बाबा प्रवचन करता जो है, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। ये आप अपना इतना चंदा दे रहे हो, अनाथ आश्रम में दे दो, वृद्धाश्रम में पैसा दे दो, इनको क्यों लुटा रहे हो? और सर एक चीज और है कि एक बहुत लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए कि जो आप प्रवचन करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आप वही काम करिए, आप पॉलिटिक्स में मत आइए। स्ट्रेट अवे सिंपल ये चीज होनी चाहिए। इन लोगों को हम लोग ने इतनी छूट दे के रखी, इसीलिए पॉलिटिकली बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ सर, आप हाँ आपका एकदम गायब हो गया था सर। हाँ अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि एग्जिट पोल के बारे में। यूपी में एग्जिट पोल आया और धराशायी होके उल्टा हो गया, जो रिजल्ट आया तो सबके सामने है, और हम लोग को सबको बहुत उम्मीद थी क्योंकि मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और मेरा बहुत डीपली मैं कनेक्टेड हूँ बीजेपी के साथ में, तो बहुत बड़ा एक शौक था हमारे लिए। उसके बाद वही एग्जिट पोल आया हरियाणा में भी एग्जिट पोल उल्टा हो गया। अब महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पर भी एग्जिट पोल आएगा।
आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल जो है ये 10 लोगों से अगर पूछ ले, क्योंकि मेरे पास तो आज तक कभी भी कोई आया नहीं पूछने के लिए अपना कोई भी कॉपी पेन लेकर कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल का, आपको नहीं लगता कि इसको भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है? बिल्कुल, एग्जिट पोल पैसे देकर करवाए जाते हैं। हर एक चैनल के अपने इन हाउस आप देख रहे हैं एजेंसी है जो एग्जिट पोल करती है। जिस पार्टी से पैसा आ गया उसका वो गुणगान करने लगते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के लिए जब लोगों ने क्या कहा था कि दोबारा बघेल की सरकार आएगी, आप सारी यूट्यूब टटोल लें, एकमात्र मैं था जिसने कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी से बनेगी। मैंने खम ठोक के कहा था क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करता हूँ। मेरी टीम गांव-गांव घूमती है, लोगों के बीच में रहती है। मैं खुद ट्रैवलिंग करता हूँ और लोगों के संपर्क में रहता हूँ। मैं हवाई जहाज से ना जाके ट्रेनों और बसें में ट्रेवल करता हूँ ताकि लोगों से इंटरेक्शन हो, उनके दिमाग पढ़ने को मिले। आप हवा में उड़ते हैं तो आप हवा में ही रह जाते हैं, आपको हवा की खबरें रहती है। जमीन पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। एयर कंडीशन रूम में बैठ के एग्जिट पोल निकालना, प्रिडिक्शन करना, और ये एक तो ये जो कुत्तों की लड़ाई हर शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलती है, इस पे टोटली बंद कर देना चाहिए। ये जबरदस्ती का लोगों का दिमाग करते हैं, खराब करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। भारत की प्रगति की खबरें कोई एक मेरे को मेन स्ट्रीम मीडिया बता दीजिए जो बताता हो कि भारत ने आज ये मुकाम हासिल किया, भारत में ये आ गया, भारत में वो हो रहा है। कहाँ डेवलपमेंट की खबरें हैं? और आपने सिर्फ मेट्रोस को ही भारत समझ लिया है। आप दूर दराज के गांवों की खबरें दिखाते हैं क्या? तो इंडिया मेन में क्या स्ट्रीम डेवलप। मीडिया भी अपनी जी। विश्वसनीयता टोटली खो चुका है। आप देख रहे हैं इसीलिए यूट्यूब धीरे धीरे ऊपर उभर के आ रहा है। अब लोग यूट्यूबर्स को ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं बजाय मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जो खबरें हम लोग लेकर के आते हैं और जो इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करते हैं वो टीवी चैनल्स पे नहीं होता है। और टीवी चैनल्स पे आपने सही बोला कि जो बैठ करके इन लोगों का डिबेट्स होते हैं वो डिबेट्स एकदम यूजलेस है, वो किसी काम के डिबेट्स उनके नहीं होते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आए और आपने इतना अच्छी तरीके से एनालिसिस करके राइट फ्रॉम हरियाणा टू जम्मू कश्मीर और इन बिटवीन जितनी भी चीजें हुई है और इन बिटवीन जितने भी लोगों ने सेंध लगाई है या जितने भी लोगों ने हेल्प किया है उनके बारे में आपने डिस्कस किया, आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शेयर जरूर करिएगा क्योंकि रविंदर सर ने जिस तरीके की एनालिसिस दिया है वो बहुत लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर।